हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस बार मैंने थोड़ी देर कर दी, पर मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर मनमर्जियाँ भाग 16। आइए शुरू करते हैं। शगुन ने गुड्डू के नाश्ते से अपना नाश्ता बदल लिया और खाने लगी। गुड्डू को ये पल जाने पहचाने लगी। कुछ देर बाद शगुन को देखता रहा और फिर पराठे खाने लगा। शगुन ने गुड्डू के लिए नाश्ता खाया। गुड्डू ने भी दोनों पराठे खा लिए। खाली प्लेट देखकर शगुन ने पूछा, और चाहिए? नहीं, इतना बहुत है, गुड्डू ने कहा और प्लेट शगुन की ओर बढ़ा दी। शगुन खाली प्लेट लेकर जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, सुनिए। गुड्डू का सुनिए कहना शगुन के दिल को छू जाता था। वह पलटी और कहा, जी कहिए। ओ, हम कह रहे थे कि थैंक यू, और अम्मा को ये बात नहीं बताना, गुड्डू ने कहा। उन्हें बताना होता तो मैं आपको खाने के लिए नहीं देती। जानती हूँ इतने दिन से फीका खाना खाकर बोर हो गए हैं आप, इसलिए खाने को दिया, शगुन ने कहा और चली गई। शगुन को जाते देखकर गुड्डू ने मन ही मन कहा, जी लड़की हमारी हर बात का इतना लंबा चौड़ा जवाब कहाँ देती है। गुड्डू सोफे पर बैठा सोच में डूबा हुआ था कि मिश्राइन आई और कहा, नाश्ता होगा वा गुड्डू? हाँ अम्मा, खा लिए, गुड्डू ने कहा। ठीक है, फिर जी दवा ले लो, मिश्राइन ने दवा निकालकर गुड्डू को खिलाते हुए कहा। दवा कड़वी थी जिससे गुड्डू का मुंह बन गया। दवा खिलाकर मिश्राइन वहां से चली गई और गुड्डू वहीं सोफे पर बैठा ऊँघने लगा। उसने देखा उसका फोन कई दिनों से उसके पास नहीं है। उसने मिश्राइन को आवाज लगाई और बुलाकर कहा, अम्मा, हमारा फोन कहाँ है? तुम्हारे फोन का हमें क्या पता? शाम में गोलू आए तो उससे पूछ लेना, क्या पता उसके पास हो, मिश्राइन ने कहा और चली गई। मिश्राइन अपने काम में लगी हुई थी और गुड्डू अकेले बैठे बोर हो रहा था। उसने टीवी चलाना चाहा, लेकिन वो सोफे पर था और टीवी का रिमोट दूर था। उसने वहीं घूमती शगुन को देखा और मन ही मन कहा, इनको कच्छू कहूं या ना कहूं? एक काम करता हूं, कह ही देता हूं। गुड्डू ने इस बार सुनिए की जगह ये किया। शगुन ने सुना तो गुड्डू की ओर देखकर इशारों में पूछा, कौन, मैं? गुड्डू ने हाँ में गर्दन हिला दी तो शगुन उसकी ओर आई और कहा, कहिए। टीवी चला दोगे हमारे लिए? गुड्डू ने कहा। शगुन ने जाकर टीवी ऑन कर दिया और जाने लगी तो गुड्डू ने फिर कहा, शगुन को इस बार गुस्सा आया कि गुड्डू से इस तरह इशारे करके क्यों बुला रहा है। उसने अपने मन को काबू में किया और गुड्डू के पास आकर कहा, अब क्या है? रिमोट चाहिए, चैनल चेंज करना है, गुड्डू ने कहा। तो शगुन ने गुड्डू को देखा और फिर उसके सामने टेबल पर रिमोट को देखा, जिस तक गुड्डू का हाथ आसानी से पहुंच सकता था। लेकिन शगुन को परेशान करने के लिए उसने जानबूझकर कहा। शगुन ने रिमोट उठाया और गुड्डू को देकर जाने लगी तो गुड्डू ने फिर कहा, अब क्या है? शगुन ने गुड्डू के इस से परेशान होकर कहा, थैंक यू, गुड्डू ने शगुन को देखकर कहा और फिर सामने देखते हुए चैनल चेंज करने लगा। शगुन कुछ देर वहीं खड़ी गुड्डू को देखती रही, फिर वहां से चली गई। गुड्डू मस्त बैठकर टीवी देखने लगा। बनारस, उत्तर प्रदेश। प्रीति काम निपटाकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। घर के गेट से बाहर आई तो रोहन अपनी बाइक लिए खड़ा मिल गया। वह शायद प्रीति का ही इंतजार कर रहा था। प्रीति ने उसकी ओर देखा तो पाया कि रोहन आस भरी नजरों से उसे ही देख रहा है। शायद रोहन चाहता था कि प्रीति उसके साथ बाइक पर बैठे, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रीति रोहन को देखकर आगे बढ़ गई तो रोहन ने हिम्मत करके कहा, प्रीति? हाँ, प्रीति ने पलटकर कहा। ऑफिस जा रही हो? रोहन ने पूछा। हाँ, प्रीति ने कहा। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। रोहन ने आधी ही बात कही थी कि प्रीति चलकर उसके पास आई और कहा,
और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर चलूं, है ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ, रोहन ने घबरा कर कहा। रोहन, मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती। ये मेरा मोहल्ला है और किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो गलत समझेंगे। मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, तुम जाओ, कहकर प्रीति वहां से आगे बढ़ गई। बेचारा रोहन जितना आसान समझ रहा था उतना सब आसान नहीं था। प्रीति चली गई। रोड पर आकर उसने सामने से आता रिक्शा रुकवाया और उसमें बैठ गई। जैसे ही प्रीति ने रिक्शा वाले को चलने को कहा, रोहन ने आकर रिक्शा रोक दिया और उसमें बैठते हुए कहा, अब चलिए। प्रीति ने अपनी बगल में बैठे रोहन को देखा और कहा, क्या? रोहन ने प्रीति की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे साथ बाइक पर बैठ सकती थी पर नहीं बैठी, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ रिक्शा में तो बैठ सकता हूं ना, और इससे तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें गलत भी नहीं समझेंगे, ठीक है? रोहन की इस बात पर प्रीति मुस्कुरा उठी और कहा, चलिए भैया। रोहन और प्रीति एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन दोनों का अलग अलग काम था। प्रीति जहां ऑफिस में एंट्री ऑपरेटर थी, वहीं रोहन ऑफिस के बाहर के काम ज्यादा देखता था। दोनों में बहुत कम बातें होती थी, लेकिन एक रिश्ता बन चुका था दोनों के बीच, जिससे दोनों अनजान नहीं थे। ऑटो में बैठी प्रीति खामोशी से आसपास से गुजरते लोगों को और बाइक रिक्शा को देखे जा रही थी। बनारस की सड़कों पर घूमना भी अपने आप में एक अलग ही एहसास था, लेकिन प्रीति को हमेशा से ही भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। रोहन प्रीति को देख रहा था। उसका पतला गोरा चेहरा जिस पर खुले बालों की लटें झूल रही थी। रोहन की नजरें प्रीति के चेहरे पर जम सी गई और वह खोया हुआ सा उसके चेहरे को देखता रहा। जिस प्रीति से पहली मुलाकात में और उसके बाद के कुछ मुलाकातों में सिर्फ बहस हुई थी, वही प्रीति आज रोहन को अच्छी लग रही थी। प्रेम का अंकुर उसके भी मन में फूट चुका था। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गोलू की बातों का शर्मा जी पर कुछ यूं असर हुआ कि उन्होंने शुक्ला जी को पिंकी और उनके बेटे के लिए मना कर दिया। अब शुक्ला जी और उनका लड़का पिंकी को देखने उनके घर आए, तब शर्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि वे अभी पिंकी का रिश्ता नहीं करना चाहते। शुक्ला जी अपने बेटे के साथ वहां से चले गए। जब पिंकी ने देखा उसके पापा ने खुद रिश्ता कैंसिल किया है, तो वह खुशी से झूम उठी। उसे देखकर शर्मा जी ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिश्ता कैंसिल किया है, गोलू से तुम्हारी शादी तय नहीं की है, समझी? कहकर शर्मा जी चले गए। पिंकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह तो बस खुश थी कि गोलू के लिए अपने पापा को मना लेगी। पिंकी किचन में आई और अपने लिए मैगी बनाने लगी। उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी आई और कहा, तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? पिंकी ने पतीले में पानी डालते हुए कहा, गोलू के बारे में। पिंकी की मम्मी ने कहा। गोलू का नाम सुनकर पिंकी उनकी ओर पलटी तो उन्होंने कहा, देखो पिंकी, हमें तो गोलू बहुत पसंद है। कल जो उसने किया उसके बाद तो हमारा फेवरेट बन चुका है वो लड़का। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मम्मी, गोलू हमारी कास्ट का नहीं है और उसके लिए पापा कभी नहीं मानेंगे। पापा नहीं माने तो गोलू कभी हमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा, पिंकी ने उदास होकर कहा। तो उसकी मम्मी उसके पास आई और कहने लगी, ये जात पात का चक्कर ना हमारे जमाने की बातें हैं पिंकी। अगर तुम और गोलू एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी कर लेनी चाहिए। शर्मा जी का कहा है एक दिन वो भी मान जाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी? पिंकी ने हैरानी से कहा। अगर हमने थोड़ी हिम्मत की होती ना पिंकी, तो आज तुम पिंकी शर्मा नहीं पिंकी यादव होती। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी एक ना सुनी और कास्ट के नाम पर ब्याह दिया तुम्हारे पिताजी के साथ। लेकिन तुम्हारे साथ हम ये नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी गोलू से ही होगी, ये हमारा वादा है, पिंकी की मम्मी ने कहा। तो पिंकी उनके गले आ लगी और कहा, ओ मम्मी, थैंक यू सो मच, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। पिंकी की मम्मी मुस्कुरा उठी तो पिंकी ने उनसे दूर होकर शरारत से कहा, वैसे आपके वो यादव जी पापा से भी ज्यादा स्मार्ट थे क्या? माँ से बकैती करती है, रुक अभी बताती हूँ तुझे,
कहते हुए पिंकी की मम्मी उसके पीछे भागने लगी और पिंकी आगे। उसी शाम वेदी किसी काम से वंदना आंटी के घर आई। वंदना को ढूंढते ढूंढते वह सीधा गेस्ट रूम में चली आई, जहां दीपक अपना बैग पैक कर रहा था। उसे देखकर वेदी ने कहा, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने घर जौनपुर। दीपक ने बिना वेदी को देखे कहा। वेदी को सुनकर अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, लेकिन इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाते। हमारा मतलब अभी तो तुम्हारी क्लासेस चल रही होंगी ना? दीपक ने बैग छोड़ा और उठते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब है तो अर्जेंट में बुलाया है। वंदना बुआ भी साथ जा रही है। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? वेदी ने परेशान होकर पूछा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने मायूस होकर कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। वेदी ने मासूमियत से कहा तो दीपक उसके चेहरे की ओर देखने लगा। वेदी की आंखों में उसे अपने लिए परवाह नजर आ रही थी। वह वेदी से बात कर पाता इससे पहले ही वंदना वहां आई और कहा, अरे वेदी, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो मैंने खाने का सामान निकाला है, वो तुम अपने घर में ले जाना। मैं दीपक के साथ जौनपुर जा रही हूँ, आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। बच्चे भी साथ जा रहे हैं। ठीक है आंटी, हम ले जाएंगे, वेदी ने कहा। वंदना ने जल्दी से दीपक को अपना बैग पैक करने को कहा और फिर वेदी को भी सामान देकर भेज दिया। वेदी को दीपक का यूं जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उदास मन से वह घर चली आई। वंदना के पति गाड़ी लेकर आ चुके थे। वंदना, दीपक और बच्चे आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी मिश्रा जी के घर के सामने से गुजरी। दीपक ने देखा वेदी दरवाजे पर खड़ी थी। दीपक ने उदास नजरों से उसे देखा। गाड़ी आगे बढ़ गई और दीपक वेदी की आंखों से ओझल हो गया। रात के खाने के समय गुड्डू ने दलिया खाने से मना कर दिया और कहा, हम नहीं खाएंगे जे। कहो तो शाही पनीर मंगवा दे तुम्हारे लिए। खाने में 100 नखरे हैं इनके। डॉक्टर ने कहा है जब तक टाँके नहीं खुलेंगे जे ही खाना है, ज्यादा तीखा नहीं खाना, समझे? पास बैठे मिश्रा जी ने कहा, जिनकी थाली में अच्छा खाना परोसा हुआ था। गुड्डू ने मुंह बना लिया तो शगुन ने पास आकर धीरे से कहा, चुपचाप खा लीजिए वरना मैं इन्हें बता दूंगी कि आपने सुबह भी पराठे खाए थे। उसके बाद आपका क्या हाल होगा आप खुद सोच लीजिए। गुड्डू को शगुन से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। उसने खा जाने वाली नजरों से शगुन की तरफ देखा तो शगुन ने खाने का इशारा किया। बेचारा गुड्डू बेमन से दलिया खाने लगा। खाना खाने के बाद गुड्डू वेदी के सहारे कमरे में चला आया और मन ही मन शगुन के लिए प्लान बनाने लगा। जब सब घर वाले सो गए तो उसने देखा शगुन आंगन में घूम रही है। दरअसल शगुन नीचे वेदी के लिए पानी लेने आई थी। गुड्डू ने जैसे ही देखा, टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसे फर्श पर डालते हुए कहा, अब आएगा मजा। बहुत शौक है ना आपको टांग अड़ाने का, हम वो टांग ही तोड़ देंगे। गुड्डू ने देखा शगुन किचन से निकलकर जा रही थी तो वह जानबूझकर चिल्लाया, आए अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है हमको, आए कोई तो आओ। शगुन ने गुड्डू की आवाज सुनी तो पानी का जग टेबल पर रखा और दौड़कर गुड्डू के कमरे में आई। शगुन को देखकर गुड्डू ने जानबूझकर अपने पैर पर हाथ रखा और कहने लगा, हाय अम्मा, मर गए। शगुन ने नहीं देखा नीचे पानी गिरा हुआ है। वह जैसे ही गुड्डू की ओर आई उसका पैर फिसला, लेकिन इसे शगुन की अच्छी किस्मत कहे या गुड्डू की बुरी किस्मत, फिसल कर शगुन गुड्डू के सीने पर आ गिरी। गुड्डू का वो हाथ जिस पर प्लास्टर बंधा था साइड में था, वरना उसकी तो आज खैर नहीं थी। जैसे ही शगुन और गुड्डू की नजर मिली, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं दूंगी। आती है बहारें, फूल खिलते हैं, इश्क में जब दो दिल मिलते हैं, ख्वाब आँखों में कई पलते हैं, इश्क में जब दो दिल मिलते हैं, बेचैनियाँ बेताबियाँ है
इश्क में गुस्ताखियाँ, दिल अब किसी की सुने ना। मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, कैसी ये मर्जियाँ हो। मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, मन मर्जियाँ, कैसी ये मर्जियाँ हो। तो दोस्तों ये था मन मर्जियाँ भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियाँ मेरे साथ। बाय बाय।